हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो क्लास 12 में फ़िज़िक्स के लिए रहेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली हम उनको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के एक रेगुलर और लिमिटेड वर्किंग पे डिपेंड करती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं और ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत काउंट की जाती हैं, जो कि टेट्रावैलेंट है। बेसिकली इसमें जब हम लोग स्टडी करते हैं तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में हम लोगों को स्टडी करना होता है। हम सभी जानते हैं जैसे कि एनर्जी बैंड्स अगर सॉलिड्स में कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक आइसोलेटेड एटम भी है तो वो किसी एक भी ऑर्बिट में होते हुए भी डिफरेंट लेवल की एनर्जीज़ जो है अपनी वो एग्जिबिट कर सकता है। यानी एक पर्टिकुलर जो है ऑर्बिट में होते हुए भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट लेवल की एनर्जीज़ जो है वो एग्जिबिट कर सकता है। और अगर इस तरीके से देखें, अगर मान लें कि कोई सैंपल हमने लिया जिसमें डिफरेंट एटम्स हैं, तो अब उस पर ये बात जो है वो और ज़्यादा एक ब्रॉड स्केल पे लागू हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से एनर्जी लेवल का एक कलेक्शन लिया जाए तो एनर्जी बैंड्स कहलाएंगे वो। इसमें भी बेसिकली हमें दो बातों की ज़रूरत है। एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी एटम के बाहर की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा जो दूर है वो उतना लूजली पैक्ड है, यानी उसको जो है हम आसानी से जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, जो एटम के न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर है, ठीक है। एक तो ये बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा हमें ये भी यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, माइंड में ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि कंडक्ट तभी होगा, यानी करंट का जो है आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो है वो पास हो, यानी इट ट्रांसफ़र फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अब इसी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे ही जो मटेरियल है उनको थ्री कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक को हम कंडक्टर कहते हैं, फिर हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं और इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो अगर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे अगर हम इनको जस्टिफाई करना चाहें, क्लियर करना चाहें, तो हमारे पास ये ऑप्शंस बनते हैं कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये पहले फिगर में, दिस इज़ फॉर अ मेटल, that is for a conductor. Here in the bottom side there is a situation of the valence band and above to that जो है that is the conduction band. तो ये दोनों आपस में मिले हुए से हैं। जहाँ पे आप जो है जाली जैसी देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय कुछ मैट जैसा जो देख रहे हैं, जैसे कि दोनों को आपस में मिला हुआ से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मेटल या कंडक्टर्स हम उनको कह सकते हैं कि जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे में ओवरलैप्ड हों, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हों, मिक्सअप हों। तो थोड़ी भी अगर एनर्जी मिलती है कंडक्टर्स को तो हम कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से पास कर सकता है या वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो दैट मीन्स दे कैन ईजिली ट्रांसमिट द करंट, यानी हम कह सकते हैं कि वो आसानी से करंट को ट्रांसमिट करा लेते हैं। और अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर एनर्जी का गैप है, जिसको बेसिकली हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि सबसे नीचे में आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में जहाँ पे इंसुलेटर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये नीचे जो दिखाया गया वैलेंस बैंड है VB और ऊपर दिखाया गया है कि कंडक्शन बैंड यानी CB। इसके बीच का जो गैप है उसको फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से हम लोग जानते हैं। एनर्जी गैप भी कह सकते हैं, फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं। कंडक्टर्स यानी जो मेटल थी उसके अबाउट अगर हम कहें तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी होता ही नहीं है, यानी इसको हम जीरो कह सकते थे।
इन दिस केस, ठीक है, मेटल के केस में, बिकॉज ऑफ बोथ द बैंड्स आर ओवरलैप्ड. बट इन केस ऑफ इंसुलेटर we can observe here that there is a difference in between the valence band and the conduction band, and this gap, better known as the forbidden gap, this is more than 3 electron volt in case of insulators. इंसुलेटर्स के मामले में ये जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ये जो एनर्जी गैप है वो. और इसको जो है ईज़िली हम कह सकते हैं कि इसको जो है हम अचीव नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचाया जा सकता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर जो है वो कंडक्ट नहीं कराते हैं, या वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं हैं, ऐसा कहते हैं. हम सभी को ये क्लियर है. अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अबाउट अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप जिसको हम लोग कह सकते हैं, इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों कैटेगरी हम लोगों ने देखी कि फॉर अ कंडक्टर या एनी वे फॉर अ मेटल देर इज़ नो फॉरबिडन गैप इन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी का गैप नहीं होता है. बोथ द बैंड्स आर ओवरलैप्ड. दैट मीन्स फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू बी देयर इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ करेंट, यानी हम थोड़ी भी वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो हमें तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलता है करंट का. और इंसुलेटर्स में ये जो गैप है, वी कैन ऑब्जर्व हियर कि इट इज़ मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफ़ी बड़ा एक गैप कहलाएगा. और इस गैप को जो है हम वोल्टेज दे के अचीव नहीं कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचाया जा पाता होता है, इसको हम नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं. ठीक है, तो ये कंडक्टर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं. और इंसुलेटर्स के मामले में जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का नहीं है, बल्कि इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पे या वेरी वेरी लो वोल्टेज पे तो ये एज अ इंसुलेटर एक्ट करते हैं. बट एट सम मॉडरेट टेम्परेचर आर व्हेन द सफिशेंट वोल्टेज इज़ गिवन टू देम, देन दे कैन ऑपरेट लाइकवाइज अ कंडक्टर्स. कि जब हम इसको एक मॉडरेट लेवल तक की एक अगर हम इसको एनर्जी देते हैं या इसको हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो सेमीकंडक्टर जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को भेज पाता है. और इस तरीके से कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्ट करा सकता है. यानी सेमीकंडक्टर का नेचर जो है वो दोनों तरीके का यहाँ पे एग्जिबिट होता है. एक लो वैल्यू की स्टेज के अंदर अंदर तो ये एज अ इंसुलेटर है, बट when some moderate amount of energy or the voltage is applied to them, then they behave as a conductor also. तो तभी हम लोग उनको सेमी कंडक्टर्स कह रहे हैं. सेमी मतलब दोनों तरीके के बीच की नेचर, कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की नेचर रखते हैं उनको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं. और रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी अगर कहें तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ करता है और उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है. लेकिन सेमीकंडक्टर्स में हमें कहना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. बिकॉज ऑफ यहाँ ये बात होती है कि इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीक या फेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और एनर्जी देने पे उनके कुछ एक बॉन्ड्स के टूटने का चांस बनता है. यानी टेम्परेचर थोड़ा गेन कर रहे हैं या रेज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के गेन या रेज़ करने से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी. तो इस तरीके से जो है हम इस बात को कैच कर सकते हैं. तो इन सब बातों के साथ साथ आपको अब कन्फर्म हो चुका होगा कि अगर हम मटेरियल को तीनों कैटेगरी में बांटते हैं, कि जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स, तो जो है उसको हम तीनों कैटेगरी में अगर हम वैलेंस और कंडक्शन बैंड के आधार पे अगर चलते हैं तो हमें ये मालूम है कि जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तभी वो कंडक्ट करा पाएगा, अन्यथा वो कंडक्ट नहीं करा पाएगा. तो कंडक्टर्स में ये दोनों जो होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं. लेकिन इंसुलेटर्स में ये जो गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा.
डायमंड वगैरह के मामले में हम कह सकते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो नियर अबाउट जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्पेशली हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं तो ये लगभग हम लोग जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए कहें तो ये 0.72, आई रिपीट अगेन 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए ये करीब करीब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। जर्मेनियम के लिए यहाँ पे कम क्यों है, सिलिकॉन के लिए थोड़ा ज़्यादा क्यों है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो जर्मेनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो हम कहेंगे कि उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें बोरबरी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे अगर देख लें आप K11 वाले शेल के हिसाब से n वाले में इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 जो हैं वो निकल जाएंगे। यानी 32 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 2, 8, 18 और 4 यानी KLMN जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n वाले शेल में हैं, या आप कह सकते हैं कि ऑर्बिट में हैं। और अगर सिलिकॉन जो कि 14 होता है एटॉमिक नंबर 1, 4, 14, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो 2, 8 और 4 यानी KLM, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो M में हैं, जर्मेनियम में N में थे। तो जर्मेनियम में चूँकि लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा जो है डिस्टेंस पे हैं, आप कह सकते हैं कि वो लूजली बाउंड हैं, तो उनको रिलीज़ करने में थोड़ा एनर्जी का कम इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से फार अवे है इन कंपेयर टू द सिलिकॉन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम पे जो है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो है वो एनर्जी की वैल्यू करीब 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि थोड़ा कम है सिलिकॉन के कंपेयर में, और सिलिकॉन की ये लगभग रहती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये रहती है। कुछ बुक इसको थोड़ा वेरिएट करके भी लिखती हैं, और नियर अबाउट वैसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसको बोला जाता है। अब उसके बाद बेसिकली बात ये आ जाती है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, स्पेशली जिनमें हम जर्मेनियम और सिलिकॉन्स को पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो है ये अगर अपनी प्योर फॉर्म में है तो इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। प्योर फॉर्म ऑफ द जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आर एनी वे अदर सेमीकंडक्टर आल्सो, इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्योर फॉर्म तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। प्योर फॉर्म जो होती है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाती है। लेकिन इसमें यह है कि जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है हमें कि कुछ एक बॉन्ड्स ब्रेक हो पाते हैं, और जो करंट हमको मिलती है वो बहुत लो वैल्यू की होती है, यानी माइक्रोन के लेवल की होगी, और जिसको हम जो है किसी डिवाइस में एक पर्पज को सॉल्व करने के हिसाब से उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। कि सपोज करें कि उसकी मदद से हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रन करा पाएँ, और इस तरीके से जो प्योर सेमीकंडक्टर पे बेस्ड किट बनाई जाएँ, तो इनसे इतनी करंट नहीं मिलने वाली है कि हम इससे जो है कोई यूजफुल वर्क अचीव कर सकें, क्योंकि ये करंट की क्वांटिटी जो होती है बहुत ही लो ऑर्डर की होती है, और इससे कोई इस तरीके से आउटपुट नहीं लिए जा सकते हैं। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें फिर हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ बाहर के जो एलिमेंट का फैक्टर है वो मिलाना पड़ता है, और ऐसा प्रोसेस करने का जो तरीका है उसको हम लोगों को नाम देना पड़ता है कि डोपिंग की गई। क्या कहा गया? डोपिंग की गई। यानी when the impurity factor of some other elements is added to the pure semiconductor crystal, then such type of process is known as doping, and the element which is involved for that purpose is known as dopant। ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो भी हम बाहर का एलिमेंट मिला रहे होते हैं तो ये डोपेंट कहलाता है एलिमेंट, और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये डोपिंग की कहलाती है, डोपिंग। और इससे होने वाला क्या है? इससे होने वाला ये होता है
कि जो करंट मिलने वाली होगी वो इतना सफिशेंट होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो पर्पज़ हैं किसी भी डिवाइस को, गैजेट को, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, किट लगी हुई हैं, तो यानी उनको रन कराने के लिए पर्याप्त करंट मिल पाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब कुछ और बाहर का फैक्टर इन्वॉल्व करा दिया जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि जो सेमीकंडक्टर्स है उनकी दो क्वालिटी हो गई। एक तो इंट्रिंसिक यानी दैट वाज द प्योर फॉर्म व्हेन नथिंग इज एडेड टू देम, तो वो प्योर फॉर्म में जब कोई सेमीकंडक्टर होता है तो उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ होने वाला क्या है कि जो करंट है वो बहुत लो वैल्यू की, लो ऑर्डर की होगी, जिसको हम यूजफुल पर्पज पे जो है हम यूजफुल पर्पज के हिसाब से हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही कम मिलने वाली करंट के पीछे का कॉज हम यही कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो ज़्यादा वीक होंगे वो कुछ एक ब्रेक हो सकते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, और इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने पे कुछ क्वांटिटी में करंट जो है हमें मिल पाएगी जो कि माइक्रोन के लेवल को कहीं बिलोंग करेगी, और यही वजह है कि उसको हम कोई ख़ास यूज में नहीं ले पाएंगे। और जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात से हट के एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो हम स्पेशली यहाँ पे जो है ये दो कैटेगरी में सेमीकंडक्टर को डिवाइड करने की बात करेंगे। एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब ऐसा इम्प्योरिटी फैक्टर मिलाया जाए, यानी ऐसा डोपेंट मिलाया जाए जिसकी वैलेंसी 3, 2 के बाद जो 3 आता है यानी जिसकी वैलेंसी 3 हो। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम जैसा। तो इसको क्या करेंगे कि जर्मेनियम का, जैसे कि ये पूरा हम एक क्रिस्टल लैटिस देख रहे हैं, तो कोई एक बीच का जो सेंटर कोर का जर्मेनियम है उसको हटा लिया, उसकी जगह एक एल्युमिनियम का हमने जो है एक एलिमेंट हमने दिखा लिया, और इसको लेने से क्या होगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन उसके जो एल्युमिनियम के होंगे वो तो शेयर कर लेंगे जर्मेनियम के साथ में, और एक जगह पे उसकी जो है वो होल क्रिएट हो जाएगा, यानी खाली जगह रह जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, जिसको कि हम यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप ऐसे समझ लें। ठीक है, जैसे कि हम लोग आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हम लोग करना चाहेंगे, तो पी टाइप वाले में हम लोग आते हैं और इसको हम लोग ऐसे इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे देख पाएंगे कि एक कोई अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या चाहिए कि एक जो जर्मेनियम का जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें जान लें कि जो सेंटर कोर है वहाँ पे हम एक जर्मेनियम की जगह पे क्या लिया गया है, एक एल्युमिनियम का एलिमेंट लिया गया है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो जर्मेनियम चूँकि टेट्रावैलेंट है तो ये 4 में से 3 जगह पे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एल्युमिनियम का जर्मेनियम के साथ में बन जाएगा, और एक स्पेस इसका जो है वो खाली रह जाएगा, जिसको एरो से दिखाया गया है, सर्कुलर होल जैसा दिखाया गया है। ये डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगी। ठीक है, ये एक्सेप्टर एटम कहलाएगा एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि ये जो होल जैसी जगह है इसमें कहीं ना कहीं का इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन इस होल वाली जगह को कैप्चर कर लेगा। यानी ये एल्युमिनियम एटम जो है कैसा काम करेगा, एज ए एक्सेप्टर काम करेगा, एक्सेप्टर के तौर पे। ठीक है, और कोई कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ का टूटा, ब्रेक हुआ, वहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह को फिल कर लेगा, और उस इलेक्ट्रॉन की जगह फिर खाली हो जाएगी, उसको कोई और अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे जहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा वो उसकी जगह को कवर करेगा। इस तरीके से और अगले इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाएगी। तो हम ये कह पाएंगे कि होल जो है वो फॉरवर्ड अपना जो है वो ट्रांसफ़र दिखाएगा, यानी ये आगे आगे ये बढ़ते हुए प्रोसेस में अपने को शो करेगा। इसका मतलब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं इसमें जो करंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो करंट मिलती है वो पॉजिटिव होल्स की वजह से मिलती है, ऐसा हमको कहना पड़ेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये कैसे बना, इसमें कोई ट्राई वैलेंट
जो है वो एलिमेंट ऐड किया गया है, जिसको हम इम्प्योरिटी कहेंगे, लेकिन वो इम्प्योरिटी का मतलब डस्ट नहीं है। वो किसी भी एलिमेंट को अगर जो हम ऐड करते हैं तो वो डोपेंट कहलाता है, या वो इम्प्योरिटी एलिमेंट कहलाता है। तो एल्युमिनियम जैसा अगर हम मिला देते हैं तो ऐसा करने पे हमें जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, और यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो एक्सेप्टर एटम के तौर पे काम करेगा। ठीक है। और इसी जगह पे अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हम लोग करें, तो अगर कोई पेंटावैलेंट मिलाई जाए इम्प्योरिटी, यानी जर्मेनियम का जो क्रिस्टल लिया गया है उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिलाएं जिसकी वैलेंसी 5 हो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो जो सेमीकंडक्टर हैं वो टेट्रावैलेंट हैं, तो वो 14 ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्योंकि वैलेंसी 4 है तो 10+4 हम लोगों को कह के 14 ग्रुप पे आना पड़ेगा। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये 14 ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो इसमें 3 वैलेंसी वाले का मतलब है कि अगर 13 ग्रुप वाला कुछ मिलाया, जैसे एल्युमिनियम जैसा, तो एक ग्रुप पीछे आगे मिला रहे हैं तो दैट फॉर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होल। और एक ग्रुप अगर हम आगे जा रहे हैं और आगे निकल गए तो ये फिर 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी की बात करेंगे, जैसे कि फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट अगर कोई ले रहे हैं, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, तो इनमें से कोई अगर ले लेते हैं जिसकी वैलेंसी 5 है, यानी जो 15 ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ऐसा करने पे क्या होगा कि हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। ये भी एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो इसमें होता क्या है कि सपोज कर लें एक फास्फोरस या एक आर्सेनिक या एंटीमनी का कोई एक एलिमेंट, जैसा कि यहाँ दिखाया गया आर्सेनिक को दिखाया गया, ये अगर हमने देखा है कि जर्मेनियम की जगह पे एक सेंटर कोर के तौर पे इसको ले लिया गया, इस क्रिस्टल लैटिस में अगर एक आर्सेनिक को ले लिया गया, और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि जर्मेनियम के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। तो जो है तो इस तरीके से जो जर्मेनियम के क्रिस्टल जो अवेलेबल हैं वो क्या करेंगे कि इसके साथ में अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो आर्सेनिक है या फास्फोरस है, ये अपना 4 जगह पे तो क्या करेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 5, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा, जैसा कि यहाँ पे दिखा पा रहे हैं एरो के साथ में, ये टिक किया हुआ है पेन से, यहाँ पे समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा वाला है वो यहाँ पे इसके पास अवेलेबल हो गया एक्स्ट्रा, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये आर्सेनिक एज ए डोनर एटम ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई अब अगर दी जाती है इस तरीके की डिवाइस को या क्रिस्टल को, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मोटिवेट होना शुरू करेगा, और जहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे भी कमी होगी उस जगह को ये इन्वॉल्व करता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये डोनर एटम के तौर पे ये काम करता है, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम खास क्या पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे बनेगी या करंट जो इन्वॉल्व होगी, इट इज़ ड्यू टू द निगेटिव चार्ज कैरियर, दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स हियर, यानी ये n की वजह निगेटिव बनता है, इसलिए इसको n टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। तो आपने देखा कि जो सेमीकंडक्टर हैं अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में हैं तो उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नाम देते हैं, जबकि उसमें कुछ ना मिलाया गया हो, कोई भी बाहर का फैक्टर ना मिलाया गया हो, तब तक वो अपनी प्योर फॉर्म में है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। लेकिन उससे करंट इतनी नहीं मिलने वाली है जिसको कोई पर्पज के बिलोंगिंग में देखा जा सके कि कोई पर्पज उससे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वजह से उसमें क्या करते हैं कि कुछ इम्प्योरिटी फैक्टर्स मिलाने होते हैं, यानी जिनको हम डोपेंट कहते हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो डोपिंग कहलाती है। और अगर हमने 3 वैलेंसी वाला मिलाया तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जैसे कि हमने एल्युमिनियम जैसे को देखा कि अगर सेंटर कोर पे रख दिया तो हमारे पास ऐसा वो बन जाएगा, और यहाँ एल्युमिनियम जो है एज अ एक्सेप्टर एटम काम करेगा, क्योंकि ये होल एज अ डिफिशियंसी है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसकी जगह बॉन्ड जब ब्रेक होगा कोवेलेंट बॉन्ड तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने पे इसकी जगह को कवर अप करेगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि ये एक्सेप्टर एटम का काम करेगा। और एक बात और आप जानते चलें कि अगर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करी है
तो यहाँ पे हमें ये कहना पड़ेगा कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दोज आर होल्स, क्योंकि पी में पॉजिटिव होल माना जाता है। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ज़रूर रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स देयर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो अगर हम सिंबलाइज करें, अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताता हो या नंबर ऑफ फ्री होल्स को बताता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि NH मच ग्रेटर इन कंपेयर टू Ne, यानी नंबर ऑफ होल्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे है और होल जो है यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है उसमें हमें इससे रिवर्स बोलना पड़ेगा। उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ये निगेटिव चार्ज कैरियर होंगे, तो हमें यहाँ कहना पड़ेगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स देयर, यानी ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो अब आज के सेशन में हम लोग इतना ही टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे और अगले सेशन में जो है हम आपको जो पी और एन की मदद से अब पी एन जंक्शन डायोड कैसे बनेगा और उस पी एन जंक्शन डायोड के अपने पर्पज क्या हैं, उसको हम एज अ फॉरवर्ड बायस, एज अ रिवर्स बायस कैसे उसको हम हैंडल करते हैं, कैसे इस्तेमाल में लेते हैं, और एक डायोड का अपना पर्पज क्या है कि वो किस काम में आता है। तो अगले सेशन में हम इन सब बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि डायोड का मेन पर्पज जो है वो बेसिक जो डायोड है, जो पीएन जंक्शन डायोड हम लोग बोलेंगे, वो एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि जो एसी वाली करंट को जो डीसी वाली करंट में चेंज करे, यानी टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ये जो ढंग है इसको रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। और डायोड ये काम करता है तो इसको एज ए रेक्टिफायर बोला जाता है। तो रेक्टिफायर का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो एसी को डीसी में बदल दे वो रेक्टिफायर कहलाता है। फिर स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड भी होते हैं। जो स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनको हम जेनर डायोड की कैटेगरी में ले जाते हैं और वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करते हैं, यानी जो सप्लाई वोल्टेज की है उसको एक ख़ास वोल्टेज के आसपास में वो रेगुलेट करते रहते हैं, यानी वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करते हैं। तो अगले सेशन में हम जो है इन्हीं बातों के ऊपर आप लोगों के बीच में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो अब आज के टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।